हाँ जी, तो हम लोगों ने अब तक आईसीडीआर रेगुलेशन में आईपीओ एफपीओ की कंडीशंस पढ़ी थी, है ना। आईसीडीआर की एप्लीकेबिलिटी हमें पता ही है, राइट इशू पे भी एप्लीकेबल होता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं राइट इशू की। तो पूरा इंटर राइट इशू रेगुलेशन नहीं गिवन है, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राइट इशू होता क्या है आखिर। राइट इशू का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? राइट इशू क्या होता है? जल्दी से अनम्यूट करके बताओ मुझे फटाफट, व्हाट इज राइट इशू? लेट्स सी हु इज द जीनियस ऑफ दिस क्लास। कौन एकदम सुपर एक्टिव है क्लास में? जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट इज द राइट इशू? परफेक्ट बात है, गुड है मुस्कान। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोराटा बेसिस पे ऑफर दिया जा रहा है, तो दिस इज एन ऑप्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ये ऑप्शन कैसे दे रहे हैं? प्रोराटा दे रहे हैं ना। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल है प्रोराटा बेसिस पे। अब ऑप्शन है, उनकी इच्छा, वो एक्सेप्ट करना चाहे तो करें। ऑप्शन में उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक्सेप्ट करें, या वो रिजेक्ट करें, या किसी ये थर्ड पार्टी को रिनंस भी कर सकते हैं, ट्रांसफर, रिनंसिएशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो राइट इशू कंपनी लेके आ रही है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियसली वो कंपनीज एक्ट का सेक्शन फॉलो करेगी, सेक्शन 62(1)(a। तो अनलिस्टेड कंपनी पे यही सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी राइट ऑफर लेके आ रही है, तो उस केस में आईसीडीआर रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेफरेंस डेट, जैसे हमने ऊपर भी रेफरेंस डेट पढ़ी थी, आईपीओ एफपीओ की रेफरेंस डेट, ऐसे यहाँ पे भी रेफरेंस डेट दे रखी है रेगुलेशन 60 में। लैंग्वेज सेम है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। मतलब कहीं और कुछ लिखा है तो वो मान लेना, नहीं तो यही मान लेना। Issuer offering specified securities through a right issue shall satisfy the condition of this chapter। कब? At the time of filing of, अब देखो यहाँ पे नामकरण थोड़ा सा चेंज हो गया है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। वहां पे क्या लिखा था? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। राइट इशू के लिए आपको याद है हम लेटर ऑफ ऑफर वर्ड यूज करते हैं, पता है क्या आप लोगों को? ऑफर डॉक्यूमेंट के अलग अलग नाम बताए थे मैंने। तो जब भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लेटर ऑफ ऑफर। क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ ऑफर। इंस्टेंट जवाब दिया करो, इंस्टेंट, तो मुझे भी मजा आएगा कि सब सुन रहे हो। तो लेटर ऑफ ऑफर जो है वो यहाँ पे उसके साथ ड्राफ्ट, ये किसके साथ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के साथ। एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, और लेटर ऑफ ऑफर किसको जाता है? वही आरओसी को, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को जाता है ना, सेबी स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वही डेट्स हैं, तो वही सेम टू सेम कहानी है, बस डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पे ओडी की जगह पे लेटर ऑफ ऑफर वर्ड यूज किया गया है। तो कंप्लायंसेस आपको इंश्योर करने, डेट ऑफ ड्राफ्ट, लेटर ऑफ ऑफर एंड लेटर ऑफ ऑफर। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक राइट इशू, रेगुलेशन 61। अभी जून 25 में ही क्वेश्चन आया था, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ घुमाया नहीं, स्ट्रेट अवे पूछ लिया कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज योर कंपनी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ब्रिंगिंग राइट ऑफर, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट अवे। अच्छा ये बताओ मुझे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कुछ कंडीशन हम लोगों ने आईपीओ में भी पढ़ी थी। आईपीओ में याद है कुछ कंडीशन क्या क्या थी? कि इशुअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर, ये पांचों लोग क्या नहीं होने चाहिए? डिबार्ड बाय सेबी नहीं होने चाहिए। आई याद कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? इशुअर्स कौन? प्रमोटर, डायरेक्टर, है ना, प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी, याद आ गया। और वो अदर कंपनी कौन है? डिबार्ड बाय सेबी है। तो हमारी कंपनी में क्या हो जाएगी? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। फिर तीसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने? इशुअर, प्रमोटर, डायरेक्टर कौन है? विलफुल डिफॉल्टर है या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर है। क्या क्या है? विलफुल डिफॉल्टर है या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर है। और लास्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने इसमें? इशुअर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर कौन बन गए हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर।
याद आ गई सारी कंडीशन? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। एक वेरिएशन है, विलफुल डिफॉल्टर वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी, बाकी सारी की सारी कहानी सेम है। अच्छा देखो, इशुअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, कौन सा नाम मिसिंग है यहाँ पे? यस, सेलिंग शेयर होल्डर राइट ऑफर में होता ही नहीं है ना, राइट ऑफर में नहीं होता। सेलिंग शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? आईपीओ या एफपीओ में होता है, क्योंकि वहीं पे ऑफर फॉर सेल आता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर का कोई काम ही नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर ये वर्ड हट गया। आर डिवाइड बाय सेबी, वही प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ इशूअर, कौन है ये? प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी विच इज डिवाइड बाय सेबी, सेम कंडीशन है, डिट्टो सेम। फिर इशूअर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर कौन हो गया? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, वो कंडीशन हट गई, विलफुल डिफॉल्टर वाली कंडीशन हट गई है ना। इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर आर सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग एज डिसिप्लिनरी मेजर, तो यहाँ पे ये कहानी आ गई है नहीं, तो जो विलफुल डिफॉल्टर की कंडीशन है उसकी जगह पे सस्पेंशन की कंडीशन एड ऑन कर दी है कि अगर आपकी सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया स्टॉक एक्सचेंज ने एज अ डिसिप्लिनरी मेजर, तो भैया बेकार कंपनी हो, कंप्लायंसेस नहीं करते हो, राइट ऑफर लाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सेम टू सेम डिपार्टमेंट अगर ओवर हो गया है तब वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर वगैरह, तो फिर उस केस में कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। डिट्टो सेम है। चल अब है जनरल कंडीशन। अच्छा याद है आईपीओ में भी हमने कुछ जनरल कंडीशंस पढ़ी थी। नंबर 1, आप एप्लीकेशन लगा रहे थे स्टॉक एक्सचेंज को, वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, याद आया? इसमें से वन ऑफ देम शैल बी एज परफेक्ट। मुझे लगा मेरी क्लास में ना 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी सब एकदम म्यूट करके बैठे हैं, खुद को जवाब नहीं देना है ना ही रिप्लाई करना है। अगर कहीं लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो तो रिप्लाई मैसेज कर दो, और अगर अनम्यूट करके बोल सकते हो तो बोलो। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, है ना? ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? शेयर्स कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? डीमैट। हाँ, और डिपॉजिटर के साथ अग्रीमेंट की कंडीशन थी एक, है ना? और क्या कंडीशन थी? शेयर्स क्या होने चाहिए? फुली पेड अप, और अगर पार्टली पेड हुए तो फॉरफीट। और क्या करना है? फर्म अरेंजमेंट, कितना परसेंट? 75% वेरीफेबल मीन्स के थ्रू। आ गया याद? और 75% किसका निकालते हैं अपन? प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस अक्रूवल्स और पब्लिक इशू का जो भी पैसा है ना। ओके, सेम है कंडीशन, काफी हद तक सेम ही चलेगी। एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज टू सीक इन प्रिंसिपल अप्रूवल एंड चूज इन वन ऑफ देम एज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, सेम। Existing shares must be fully paid up, if not then forfeit, same. फॉर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अच्छा इसमें देखो डिपॉजिटरी वाली कंडीशन इसलिए हट गई क्योंकि डिपॉजिटरी के साथ तो अग्रीमेंट पहले ही हो गया, दोबारा से थोड़ा कोई अग्रीमेंट करना है हमें, तो उनके साथ अग्रीमेंट पहले से ही है। और ऑलरेडी कंपनी का लिस्टिंग हो चुका है, तो प्रमोटर के शेयर्स वैसे भी डीमैट में ही होंगे, तो वो कंडीशन वापस डालने की कोई नीड ही नहीं है। तो फॉर्म अरेंजमेंट हमें करना है, वेरीफेबल मीन से वही 75%। अच्छा तो ये भी सेम कंडीशन है। अच्छा उसमें रेगुलेशन नंबर 7(1) में तो हमारी कंडीशंस थी, फिर 7(2) जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कितना फंडिंग था? 25%। दैट इज ऑल्सो सेम। जो भी मनी रेज बाय द इशूअर उसका मैक्सिमम 25% ही आप किसमें यूज कर सकते हो? जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज कर सकते हो। अच्छा फिर उसके बाद इसमें एक नई कंडीशन एड ऑन हो गई है यहाँ पे, विलफुल डिफॉल्टर वाली। क्यों हो गई? क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर वाली डिस्क्वालिफिकेशन जो थी वहां से तो हट गई, यहां कंडीशन में एड ऑन हो गई है। इफ इशूअर इट्स प्रमोटर डायरेक्टर, कौन है ये लोग? विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडलेंट बोरोवर। कौन है ये? विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडलेंट बोरोवर है। तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ द इशूअर shall not renounce their rights except to the extent of renunciation within the promoter group or to the specified investors as disclosed by the issuer in terms of these regulations। तो इसने क्या बोला कि अगर आपकी कंपनी के इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर कौन हो गए हैं? फ्रॉडलेंट बोरोवर हो चुके हैं या विलफुल डिफॉल्टर हो गए हैं, तो आप
राइट इशू ला तो सकते हो, राइट इशू का प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? कि जो भी प्रमोटर ग्रुप के लोग हैं ना, वो अपना राइट ऑफर रिनंस नहीं कर पाएंगे, रिनंसिएशन नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने ग्रुप में ही रिनंसिएशन कर सकते हैं, अदर पर्सन को रिनंसिएशन का राइट उनके पास नहीं होगा। shall not renounce their right except to the extent of renunciation within the promoter group or to the specified investors as disclosed by the issuer in terms of these regulations. Am I clear? कोई शक है इसमें? चल, अब नेक्स्ट है, if the issuer has issued SR equity shares to its promoter या founder, अब कौन से शेयर्स हैं? प्रमोटर फाउंडर्स के पास एसआर शेयर्स हैं, अगर ये वाला केस है तो सच एसआर शेयर होल्डर्स शैल नॉट रिनंस। देखो ये रिनंस की बात क्यों बार बार आ रही है, क्योंकि राइट ऑफर में मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन 3 होते हैं, एक्सेप्टेंस का, रिजेक्शन का और रिनंसिएशन। देयर आर 3 ऑप्शंस। तो जो रिनंसिएशन है उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है जगह जगह पे, तो अगर विलफुल डिफॉल्टर थे तब भी रिनंसिएशन रेस्ट्रिक्ट हो गया था, अब यहाँ पे एसआर शेयर्स है तब भी रिनंसिएशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। The right and the SR shares received in the right issue shall remain under lock-in until conversion of equity share having voting rights same as that of the ordinary share. तो भाई सिंपल बात है, SR शेयर प्रमोटर ही होल्ड कर सकता है, अगर वो रिनंसिएशन करेगा अपने राइट को तो वो दूसरे लोगों के पास SR शेयर मिल जाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। तो जब तक SR शेयर ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक इनको रिनंसिएशन के राइट नहीं होंगे। तो पहले क्या होना पड़ेगा, SR शेयर को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कराया जाएगा, तभी जाकर के इन पे लॉक इन हटेगा, नहीं तो ये लॉक्ड इन ही चलेंगे। क्या ये 2 नई कंडीशन समझ में आ गई आपको? पहली कंडीशन क्या बोली, अगर कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर कौन हो गए हैं, विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर हो गए, तो क्या रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया, प्रमोटर डायरेक्टर क्या नहीं कर सकते, रिनंस नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन किसको रिनंस कर सकते हैं? प्रमोटर ग्रुप के अंदर रिनंसिएशन कर सकते हैं वो, लेकिन किसी और को रिनंसिएशन नहीं कर सकते। दूसरा रेस्ट्रिक्शन, अगर आपकी कंपनी में प्रमोटर फाउंडर के पास कौन से शेयर है, एसआर शेयर्स हैं, तो क्या वो एसआर शेयर्स में जो राइट ऑफर आ रहा है उसको वो रिनंसिएशन कर पाएंगे? तो आंसर है नो, वो भी रिनंसिएशन नहीं हो सकता। इवन जो एसआर शेयर उनको मिल रहे हैं वो लॉक्ड इन रहेंगे, तब तक लॉक्ड इन रहेंगे जब तक कि एसआर शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। ठीक है, तो क्या जरूरी है, पहले एसआर शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करना, तब ही जाकर के इन पे से लॉक इन कंप्लीट होगा। ठीक बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशन नंबर 160। आपने प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर का रेफरेंस कई सारी जगह पे देखा है। प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर हमने जब शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन हम पढ़ रहे थे तब भी इसका रेफरेंस आ रहा था, है ना, जगह जगह पे इसका वैल्यूएशन प्राइसिंग के लिए इसका रेफरेंस आता है। रेगुलेशन 164 जो है प्राइसिंग का होता है, जो मैंने आपको लिखवाया अभी, वैसे हमारे कोर्स में है नहीं, हमारे कोर्स में बहुत ही बेसिक दे रखा है इसका अगेन। तो रेगुलेशन नंबर 160, सबसे पहले तो देखूंगी कि प्रेफरेंशियल इशू होता क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या होंगी। देखो प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशन नंबर, पहले तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 62(1)(c) क्या बोलता है, अलॉटमेंट किसको किया जा रहा है, सेलेक्टेड लोगों के किया जा रहा है, यहाँ पे नोन एंड सर्टेन लोगों को अलॉटमेंट किया जाएगा। तो प्रेफरेंशियल इशू से हमारा मतलब क्या है, अलॉटमेंट टू नोन एंड सर्टेन पर्सन। और यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग मेंबर्स और एम्प्लॉयज को देने के लिए बाउंड नहीं है, ये अदर देन कौन हो सकते हैं, नोन एंड सर्टेन, अदर देन मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज हो सकते हैं ये, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही दें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही दें, किसी को भी दे सकते हैं। मोस्टली ये होते किसको हैं, मोस्टली ये प्रमोटर्स को होते हैं, मोस्टली प्रमोटर्स को, या कुछ वेंडर्स को भी अलॉट किए जा सकते हैं। ये प्रेफरेंशियल इशू जो हो सकता है वो फॉर कैश और अदर देन कैश कंसिडरेशन।
के लिए इशू किया जा सकता है। बट आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स के अलावा किसी और को अलॉटमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग मेंबर्स का इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, तो उनका इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है तो हमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अंडरस्टूड है? तो अगर कंपनी अनलिस्टेड है तब तो सेक्शन 62(1) की कंडीशन फुलफिल कर लो, काम खत्म है। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो फॉर श्योर हमें आईसीडीआर रेगुलेशन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल इशू आईसीडीआर रेगुलेशन। तो रेगुलेशन 160 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो। तो पहली कंडीशन, ऑल इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, ये क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मतलब कॉल्स नहीं मंगाएंगे इनमें, नो कॉल्स, पूरा पैसा एक साथ मंगाया जाएगा, मतलब लमसम एक साथ पूरा का पूरा पैसा मंगाया जाएगा। अच्छा, आईपीओ में कॉल्स मंगा सकते हो क्या? आईपीओ में अच्छा, अगर आप कॉल्स पे मंगा रहे हैं तो एप्लीकेशन वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25% किसका? नॉमिनल वैल्यू का या इशू प्राइस का? इशू प्राइस का, परफेक्ट। अच्छा, एफपीओ में आप कॉल्स में मंगा सकते हो पैसा? एफपीओ में बिल्कुल मंगा सकते हो, आईपीओ में मंगा सकते हो, एफपीओ में मंगा सकते हो। अच्छा, राइट इशू में कॉल्स मंगा सकते हैं क्या? राइट इशू में कि हम कॉल्स में मंगा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रहे हैं, मंगा सकते हैं। राइट इशू में भी मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट इशू में भी आप इंस्टॉलमेंट में कॉल्स में पैसा मंगा सकते हो। प्रेफरेंशियल इशू में नहीं मंगा सकते। प्रेफरेंशियल इशू में सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं, पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही मंगाना पड़ेगा, लमसम, नो कॉल्स, नो इंस्टॉलमेंट, नथिंग। नंबर 2, अब हम प्रेफरेंशियल इशू लाना चाह रहे हैं तो हमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ऐसा, तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ऑल इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द प्रपोज्ड अलॉटी इन द इशू, अब मतलब जिनको हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू में शेयर अलॉट करेंगे, अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं पहले से, तो वो शेयर्स कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए? डीमैट में। आर इन डीमैट फॉर्म, an application seeking an in principle approval is made by the issuer to stock exchange where its equity share are listed। साथ ही में हम क्या करेंगे, एक तो डीमैट में होने चाहिए, प्लस साथ ही में हम इन शेयर्स की लिस्टिंग भी कराएंगे, तो इन शेयर की लिस्टिंग के लिए भी आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगानी होगी। वापस से कंडीशंस रिकैप करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ये सबसे पहले शेयर्स कॉल्स मंगा सकते हो या फुली पेड अप? फुली पेड अप, नो कॉल्स, नथिंग, यहाँ पे पूरा पैसा एक साथ ही मंगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या बोला, कौन सा रेजोल्यूशन पास करोगे? एसआर पास करोगे। तीसरी कंडीशन, जिन अलॉटीज को ये शेयर दिए जाने वाले हैं प्रेफरेंशियल इशू, अगर उन्होंने ऑलरेडी कंपनी में कोई स्टेक होल्ड किया हुआ है तो वो स्टेक कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? डीमैट में होना चाहिए, ठीक है। और इनकी भी लिस्टिंग करानी है हमें, तो लिस्टिंग करानी तो क्या करना पड़ेगा हमें? स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी, है ना। Issuer is in compliance with the listing condition for continuous listing of equity share as specified, मतलब वही लिस्टिंग अग्रीमेंट LODR की कंप्लायंसेस पूरी होनी चाहिए। तो कंप्लायंस, कंप्लाई विद लिस्टिंग एग्रीमेंट, LODR, इन सब का प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए। Issuer has obtained PAN number of proposed allottees, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैन नंबर भी लेना पड़ेगा जो जो अलॉटीज हैं। तो बिना पैन नंबर के तो आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करा ही नहीं सकते। अगर आज मैं आईपीओ में एप्लीकेशन लगाती हूँ तो भी मेरा पैन नंबर जो है वो मेरे जो ब्रोकर अकाउंट है जिसके थ्रू मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी उसमें मेरा पैन नंबर पहले से डला हुआ होता है। तो डेफिनेट सी बात है, जब भी कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे शेयर्स खरीदो, जो कुछ खरीदो, पैन नंबर उसमें लगेगा। बैंक अकाउंट खोलो, सब में पैन नंबर लगता है ना। लेकिन अगर मान लो सरकार ने किसी पर्सन को पैन नंबर लेने की एग्जाम्पशन दे रखी है क्योंकि उनके पास कोई और नंबर है, तो चलेगा, फिर पैन नंबर मत लेना। एक्सेप्ट दोज अलॉटीज व्हिच मे बी एग्जम्प्ट फ्रॉम स्पेसिफाइंग देयर पैन नंबर फॉर ट्रांजैक्टिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी बिफोर एन एप्लीकेशन सीकिंग एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज मेड बाय द इशुअर टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट्स इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड। तो भाई यहाँ पे सेबी ने क्या किया हुआ है कि लिस्टिंग से पहले ही उनको क्या किया था, परमिशन ग्रांट कर रखी है कि आप लोगों को पैन नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है तो इट्स ओके, काम हो जाएगा हमारा, अच्छी बात है। नेक्स्ट इज
द इशूअर हैज मेड एन एप्लीकेशन सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट्स इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द सेम डे व्हेन द नोटिस हैज बीन सेंट in respect of general meeting seeking shareholders approval by way of special resolution। तो इसने क्या बोला, आपको एसआर पास करना था ना, एसआर पास करने के लिए आपने नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग दिया होगा, तो एसआर के लिए जो नोटिस गया था, नोटिस क्या बोला इसने, when the notice has been sent in respect of जनरल मीटिंग, है ना, उससे पहले आपको क्या कर लेना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगानी है। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जो था, इससे पहले आपको क्या लगाना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज आपको लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको कंप्लाइंस करनी होंगी अगर आप प्रेफरेंशियल इशू लेके आ रहे हो तो, एज पर रेगुलेशन नंबर 160। एक बार कंडीशन वापस से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, कौन कौन सी कंडीशन हुई। नंबर 1 कंडीशन इज व्हाट, आपको क्या करना है, शेयर्स कैसे इशू करने, फुली पेड अप। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, एसआर पास करना है। नंबर 3, जो अलॉटी होंगे उसके शेयर्स कौन से फॉर्मेट में होंगे, डीमैट में होंगे। साथ ही में इशूअर कौन से कंप्लायंसेस कर रहा है, एलओडी और लिस्टिंग एग्रीमेंट के कंप्लायंसेस। जो अलॉटीज है उनसे हमें क्या लेना पड़ेगा, पैन नंबर। लेकिन एग्जाम्पशन किसको है, हाँ, तो सेबी ने जिनको एग्जाम्पशन ग्रांट किया कि आपको पैन नंबर बताने की जरूरत नहीं है, पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो उनको एग्जाम्प्ट यहाँ पे कर दिया गया है। और इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन कब जाएगी, तो जिस दिन आपने जनरल मीटिंग, जो एसआर पास करने की जनरल मीटिंग कॉल करनी है, उसका नोटिस गया था, तो उस दिन या उससे पहले पहले आपको क्या कर लेना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। तो ये तो कंडीशंस हुई अगर आप प्रेफरेंशियल इशू लेके आना चाह रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इशूअर इन एलिजिबल टू मेक प्रेफरेंशियल इशू, रेगुलेशन 159, मतलब कौन कौन से ऐसे इशूअर हैं, ये हेडिंग तो लिखी है इशूअर इन एलिजिबिलिटी, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इशूअर नहीं, अलॉटी की इन एलिजिबिलिटी भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे 4 कंडीशन है, 4 में से 2 तो इशूअर की मिलेंगी और 2 अलॉटी की मिलेंगी। तो रेगुलेशन 159 बेसिकली इन एलिजिबिलिटी बता रहा है कि कौन कौन से केसेस में यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहला केस क्या बोल रहा है, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल नॉट बी मेड टू एनी पर्सन। अब ये प्रेफरेंशियल इशू किसको नहीं दिया जाएगा, तो बेसिकली ये अलॉटी की डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा है कि किसको नहीं दिया जाएगा। नंबर 1, हु हैज सोल्ड और ट्रांसफर्ड एनी इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर, हु हैज सोल्ड और ट्रांसफर्ड एनी इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर। तो इशूअर की सिक्योरिटीज को जिसने सेल किया है या ट्रांसफर किया है, कब, ड्यूरिंग 90 ट्रेडिंग डेज प्रेसिडिंग द रेलेवेंट डेट। तो रेलेवेंट डेट के 90 ट्रेडिंग डेज वाले पीरियड में अगर आपने अपनी सिक्योरिटीज को बेचा है, ट्रांसफर किया है, तो फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्यों ले रहे हो भाई, इधर बेच रहे हो फिर उधर कंपनी से डायरेक्टली शेयर ले रहे हो, दिस इज तो रियली नॉट डन। तो ये तो आप कुछ कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोच रहे हो। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको हम प्रपोज अलॉटी नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके फिर हैं कुछ एग्जाम्पशंस, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशंस, मतलब कौन कौन से केसेस में आप यहाँ पे प्रपोज अलॉटी बन सकते हो। एग्जाम्पशन क्या है, एग्जाम्पशन नंबर 1। अच्छा, अब इसमें ना टेक ओवर कोड के अट्रैक्शन आएंगे, तो इसको पॉइंट को पढ़े उससे पहले मैं आपको टेक ओवर कोड के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। देखो, टेक ओवर, हम ये रेगुलेशन पढ़ेंगे टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड बेसिकली किस चीज के लिए है कि अगर आज कोई एक कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है एयरटेल, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है। अब मान लो गौतम अडानी का मन कर जाए कि भाई मुझे तो है ना टेलीकम्युनिकेशन में भी आना है, अभी तक वो टेलीकम्युनिकेशन में है नहीं। नाउ सपोज ही इज इंटरेस्टेड इन टेलीकम्युनिकेशन, तो जो गौतम अडानी है, मान लो एयरटेल के शेयर्स परचेज करना स्टार्ट करें, तो एक लेवल पे आकर के मान लो उन्होंने इतने ज्यादा स्टेक एक्वायर कर लिया कि जो एयरटेल के प्रमोटर्स हैं उनसे ज्यादा स्टेक किसका आ जाए, गौतम अडानी का। तो कंपनी का सीधे सीधे कंट्रोल किसके पास चला जाए, गौतम अडानी के पास चला जाए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभी तक एयरटेल के प्रमोटर्स की मनमानी चलती थी, अब किसकी मनमानी चलेगी, गौतम अडानी की। तो अब अगर गौतम अडानी की मनमानी चलेगी तो हो सकता है उनका काम करने का तरीका अलग हो। तो जो एयरटेल के अदर इन्वेस्टर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं,
उनमें से हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं कि भाई हमने तो एयरटेल के प्रमोटर्स को देख करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, अब गौतम अडानी कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें तो नहीं रहना है इसका। इफ अदर मेंबर्स आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू इन द कंपनी एनी मोर, तो इन दैट सिचुएशन हमें उनको क्या देना पड़ता है, एग्जिट ऑफर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एग्जिट ऑफर देना होता है। ये होता है टेक ओवर की रिक्वायरमेंट, एग्जिट ऑफर। अब यहां पे जो भी एग्जिट ऑफर आ रहा है उसमें एग्जाम्पशंस हैं। दो एग्जाम्पशंस होती हैं, रेगुलेशन 10 की और रेगुलेशन नंबर 11 की। ये हमारे सब सिलेबस में है, हम लोग जब टेक ओवर कोड पढ़ेंगे तो हम उसमें ही सारी एग्जाम्पशंस भी देखेंगे। अब रेगुलेशन 10 की एग्जाम्पशन क्या है, रेगुलेशन 10 की ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन है। मतलब इसने कुछ सर्कमस्टांसेस बता रखे हैं कि भाई अगर आप इन सारे सर्कमस्टांसेस में फॉल करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेक ओवर से एग्जाम्पशन है, मतलब आपको एग्जिट ऑफर नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और अगर आप रेगुलेशन 10 में फॉल नहीं करते हैं लेट्स से, और फिर भी आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम्पशन मिल जाए, तो फिर उसका एक ही सहारा है, दैट इज सेबी। तो एग्जाम्पशन बाय सेबी, एग्जाम्पशन बाय सेबी मतलब फिर आपको एग्जाम्पशन लेने किसके पास जाना पड़ेगा, सेबी के पास जाना पड़ेगा। कुछ कुछ समझ में आया या पूरा बाउंस चला गया? एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ मैं, जल्दी से सब लोग सुनना। बेसिकली टेक ओवर होता क्या है, जब कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स कोई पर्सन एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड खरीद ले, तो टेक ओवर कोड अट्रैक्शन डालता है कि भैया आपको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा, आपको पब्लिक ऑफर लाना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर देना पड़ेगा कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, मेरे आने से तुम्हें परेशानी, तुम चले जाओ, है ना, ऐसा एग्जिट ऑफर, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। अब एग्जिट ऑफर देने से एग्जाम्पशन के लिए सेबी ने दो रेगुलेशन बनाए हैं, रेगुलेशन नंबर 10 और 11। मतलब इन दोनों केसेस में एग्जिट ऑफर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलेशन नंबर 10 जो है वो ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन है, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस बताता है कि अगर ये हो गया तो एग्जाम्प्टेड होगा, ये हो गया तो एग्जाम्प्टेड, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस वहां पे बता रखे हैं। 11 क्या बोलता है कि अगर आप रेगुलेशन 10 में नहीं फॉलो करते हो बट स्टिल आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, तो आपको एग्जाम्पशन दिया जा सकता है, लेकिन आपको किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहां तक कोई शक है? चलो अब हमारी कंडीशन क्या बोलना चाह रही है वो सुनना। हमारी कंडीशन ये बोलना चाह रही है, पहली कंडीशन इसने क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, प्रीसीडिंग 90 डेज में शेयर्स सेल या ट्रांसफर करता है, तो ऐसा पर्सन क्या हो जाता है, डिसक्वालीफाइड हो जाता है फॉर अलॉटिंग। मतलब ऐसे पर्सन को आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन फिर इसका है एक्सेप्शन कि मतलब कौन कौन से केसेस में वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। तो एक्सेप्शन को हम दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं। नंबर 1 टेक ओवर के एग्जाम्पशन मिलेंगे, टेक ओवर के, और टेक ओवर में दो रेगुलेशंस के एग्जाम्पशन है, रेगुलेशन नंबर 10 एंड रेगुलेशन नंबर 11। इन दोनों के एग्जाम्पशन यहाँ पे मिल रहे हैं। और दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे जो है दैट इज, अगर मान लो आपने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ था, प्लेज इन्वोक हो गया, इसकी वजह से आपके शेयर सेल हो रहे हैं, तो इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। तो मान लो प्रमोटर ने अपने शेयर को प्लेज किया हुआ था, लोन लिया हुआ था, उस पर लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट हो गया, उसकी वजह से बैंक ने उसके शेयर बेच दिए। जो यहाँ पे शेयर सेल हो रहा है वो हमने वॉलंटरी सेल नहीं किया है, प्लेज इन्वोकेशन की वजह से सेल हो रहा है, तो यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसके एग्जाम्पशंस जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रोविजो क्या दे रखे हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर और कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट वेदर फुल्ली और पार्टली, द बोर्ड मतलब सेबी may grant relaxation from the requirement of this sub regulation। मतलब कोई 90 trading days में बेच सकते हो, वो वाला एग्जाम्पशन दे सकता है। If the board has granted relaxation in terms of regulation 11(2) of SEBI takeover regulation to such preferential allotment। तो अगर रेगुलेशन 11 में आपने सेबी से एग्जाम्पशन मांगी थी
तो उस वक्त सेबी ने टेक ओवर में एग्जामिशन के साथ साथ आपको प्रेफरेंशियल इशू की एग्जामिशन भी दी थी, तो यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बेच भी दिए शेयर्स तो भी इट्स ओके। दूसरा, प्रोवाइडेड दैट अबव रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई to any sale of equity share by any person belonging to promoter of the promoter group which qualifies for inter-se transfer amongst qualifying person under regulation number 10 of SEBI takeover code। ये जो टेक ओवर कोड का रेगुलेशन 10 का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, तो जो रेगुलेशन 10 है ये किसके बारे में बात करता है? बहुत सारी कंडीशंस की बात करता है। उसमें वन ऑफ द कंडीशन कौन सी है? इंटर से ट्रांसफर। इंटर से मतलब आपस में ट्रांसफर करना। किसके बीच में इंटर से ट्रांसफर हुआ है? प्रमोटर ग्रुप के बीच में। तो अगर प्रमोटर ग्रुप आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करके अपना स्टेक बढ़ा रहा है कोई पर्सन, तो उसे टेक ओवर का अट्रैक्शन नहीं आता है, एग्जाम्पशन में फॉल करता है। तो ऐसा कुछ अगर सेल वेल हुआ था तो इन दैट सिचुएशन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी। तो ये हमारे रेगुलेशन 11 की बात हुई, ये रेगुलेशन 10 की बात हुई। अब तीसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों ये शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं? इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। आपने प्लेज कराया था, प्लेज की कंडीशन फुलफिल नहीं की तो प्लेज इन्वोक हो गया, तो ऑब्वियसली लेंडर क्या करेगा? आपके शेयर बेचेगा। तो बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी। तो किन किन लोगों से आपने लोन ले रखा था उनके नाम भी लिख रखे इसने। नंबर 1, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लोन लिया था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी से लोन लिया था, म्यूचुअल फंड से लोन लिया था, या इंश्योरेंस कंपनी से लोन लिया था। तो यहाँ पे जो आपने लोन लिया था, प्लेज जो हुआ था, प्लेज बाय कौन कौन हुआ? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी अंडर आईआरडीए। तो इनसे आपने लोन लिया था, इनका लोन आपने रिपेमेंट नहीं किया, और रिपेमेंट ना करने की वजह से क्या हो गया? प्लेज इनवोक हो गया। क्या ये फर्स्ट कंडीशन सबको समझ में आई कि नहीं आई? रेस्ट्रिक्शन, इनएलिजिबिलिटी, ये इनएलिजिबिलिटी अलॉटी की इनएलिजिबिलिटी है, ये इशूअर की नहीं है। जिस बंदे ने पिछले 90 डेज में कंपनी के शेयर सेल या ट्रांसफर किए थे, वो अब एंटाइटल नहीं है नए शेयर्स लेने के लिए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। पर इसके एक्सेप्शन है, रेगुलेशन 10 इंटर से ट्रांसफर, टेक ओवर कोड प्रमोटर्स के बीच में, रेगुलेशन 11 जिसमें आपने खुद ने सेबी से एग्जाम्पशन ली है, और इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। चलो नंबर 2, वेयर एनी पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप। अब मान लीजिए प्रमोटर ग्रुप का बंदा था, उसने क्या किया था? वारंट्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, सब्सक्राइब टू द वारंट्स, बट लेकिन जब ड्यू डेट आई तब उसने एक्सरसाइज नहीं किया, वारंट एक्सरसाइज नहीं किया, या तो टाइम लैप्स हो गया, एप्लीकेशन नहीं लगाई, या पहले ही उसने बोल दिया कि मैं वारंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो भाई आपको जब शेयर मिल रहे थे वो तो आपने लिए नहीं, अब आप प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर लेना चाह रहे, क्यों? तो नहीं लेने देंगे आपको, 1 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज द वारंट, the promoter and promoter group shall be ineligible to issue specified security of such issuer on preferential basis for a period of 1 year। कब से कब तक 1 year काउंट करोगे? 1 year from the date of expiry of the tenure of warrant due to non exercise of option to convert। तो मतलब यहाँ पे कितना पीरियड? 1 साल। 1 साल कहां से काउंट करेंगे? टेन्योर ऑफ वारंट जो था वो लैप्स हो गया, जैसे 18 महीने में आपको एक्सरसाइज करना था, आपने नहीं किया तो लैप्स हो गया ऑटोमेटिकली। द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ वारंट, और मान लीजिए आपने पहले ही बोल दिया कि आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग, तो वो डेट, तो जो भी डेट है व्हाटएवर, उससे 1 साल तक आपका इशूअर क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। जिस इशूअर के प्रमोटर ग्रुप के लोगों ने वारंट्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन ड्यू डेट पे जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, वो इशूअर 1 साल तक प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकता। ठीक है। Thirdly, issuer shall not be eligible to make preferential issue if कोई प्रमोटर डायरेक्टर कौन है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो भैया ये कंडीशन तो कॉमन है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर आईपीओ में भी है, एफपीओ में भी है, राइट इशू में भी है और प्रेफरेंशियल इशू में भी है। तो जब भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होगा तो पूरे एंटायर आईसीडीआर में आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। Issuer shall not be eligible to make preferential issue if it has any outstanding dues to the SEBI। outstanding dues मतलब
आपको फीस देनी थी सेबी को, आपने सेबी की फीस ही नहीं दी, भाई गजब लोग हो। या फिर स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग फीस बकाया या डिपॉजिटरी की फीस बकाया। तो ऐसा इशूअर जो भैया स्टैट्यूटरी ड्यूज ही पे नहीं कर रहा है, सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, इन सब की जो फीस है वही खा के बैठ गया, तो डेफिनेटली ऐसे बंदे को प्रेफरेंशियल इशू तो नहीं लाने देंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि सेबी बोलता है कि आपकी फीस बनती है 50 लाख, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं आपके हिसाब से फीस बनती है सिर्फ 30 लाख, है ना। अब ये मामला डिस्प्यूट का हो गया। अब डिस्प्यूट का हो गया तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाओगे, एडजुडिकेशन में जाओगे। तो कोर्ट में, एडजुडिकेशन में, ट्रिब्यूनल में आप पहुंचे, वहां पे आपका मामला एक्सेप्ट हो गया है कि हाँ ठीक है हम इस पर ट्रायल करेंगे। तो अभी केस चल रहा है, अभी तक डिस्प्यूट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन केस चल रहा है। तो भाई अब यहाँ पे हमारा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन है, उनके हिसाब से कुछ और बनता है, हमारे हिसाब से कुछ और बनता है। प्रोवाइडेड दैट सब रेगुलेशन 4 शैल नॉट बी एप्लीकेबल in case where such outstanding dues are the subject matter of pending appeal or proceedings which has been admitted by the relevant court, tribunal or authority as the case may be। तो अगर आपका कोई भी पैसा जो बकाया है वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं और वो कोर्ट में ऑलरेडी क्या है, चल रहे हैं, एडमिटेड हो चुके हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम इसको डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमने अभी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है इशूअर की, तो उसमें कौन कौन सी 4 कंडीशंस पढ़ी। नंबर 1 कंडीशन कौन है, अलॉटी, जिसने पिछले 90 डेज में क्या कर दिया, शेयर सेल या ट्रांसफर कर दिया है। अब सेल या ट्रांसफर उसने कर दिया पिछले 90 डेज में, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन एक्सेप्शन है 3। रेगुलेशन 10 इंटरसेट ट्रांसफर टेक ओवर कोड प्रमोटर ग्रुप में। दूसरा रेगुलेशन 11 टेक ओवर कोड का ही है, जिसमें सेबी से अप्रूवल ली गई थी। और तीसरा इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। इन्वोकेशन ऑफ प्लेज ये जो लोन लिया था वो कौन कौन से लोगों से लिया गया था, या तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी अंडर आईआरडी, इनमें से किसी से भी लोन वो लिया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि अगर मान लो हमारी इशूअर का प्रमोटर ग्रुप क्या कर रहा था, वारंट के लिए बोला था उसने पहले, फिर एक्सरसाइज नहीं किया, तो 1 साल तक डिस्क्वालीफाइड है। 1 साल तक कहां से काउंट करोगे, या तो एक्सपायरी हो गया टेन्योर वहां से, या आपने पहले ही कैंसिल कर दिया एक्सपायरी से, तो वहां से जहां से भी आपका मतलब ये पता चल गया कि अब आप एक्सपायरी नहीं कर रहे, तो उससे 1 साल तक डिस्क्वालीफाइड। तीसरी कंडीशन तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता ही है कि इशूअर का प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गए, तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि वो पब्लिक इशू लेके आ जाए या राइट इशू लेके आ जाए या प्रेफरेंशियल इशू लेके आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन जो है दैट इज कि आपने फीस पे नहीं किया है, किसकी, स्टॉक एक्सचेंज फीस, सेबी के डिपॉजिटरी, तो भैया भूल जाओ प्रेफरेंशियल इशू। लेकिन हाँ, अगर आप डिस्प्यूट करते हैं और ये मामला किसी जो भी एप्लीकेबल कोर्ट है उसमें चल रहा है, एडमिट हो चुका है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड मामला है, इसलिए हमने पे नहीं किया है। इसमें भी सिर्फ इतना सा ही रखा प्रेफरेंशियल इशू में। वैसे प्रेफरेंशियल इशू बहुत बड़ी रेगुलेशन है, प्राइसिंग वाइसिंग के कंसर्न में बहुत सारी कंडीशंस होती है, दैट इज नॉट गिवन इन आईसीएसआई मॉड्यूल। तो आपका इतना ही गिवन है, तो इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने आईपीओ एफपीओ कवर कर लिया है, हमने राइट इशू कवर कर लिया है, और हमने प्रेफरेंशियल इशू कवर कर लिया है। अब जितने भी इशू आएंगे ना उनमें बस इतना इतना इंट्रोडक्शन ही दे रखा है, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी बस इतना सही दे रखा है। तो आज इतना ही करते हैं। क्यूआईपी से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और कंडीशंस को रोज रोज पढ़ते रहो, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी साथ के साथ रिवाइज करने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे, बाद में वो बहुत बड़ा सरदर्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑल डन, थैंक यू।